अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलीअसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर फिजिक्स एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यू को। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो उम्मीद है कि हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप के बच्चों ने एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर्स देख चुके होंगे। तो उन लेक्चर्स को देखने के बाद ही ये एमसीक्यू आपको जो है वो आसानी से समझ में आएंगे। तो याद रहे इसमें बेसिक एमसीक्यू है और बेसिक एमसीक्यू में यही बात होती है कि लेक्चर जिन्होंने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होता है तो उनको वो छोटी छोटी बातें जो है वो समझ में आ रही होती हैं। तो उम्मीद है कि वो बच्चे देख चुके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्राइडेज प्रपोज that idea that space around the charged and magnetized body is filled with। फराडे ने एक आइडिया पेश किया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड और मैग्नेटाइज बॉडी के अराउंड क्या मौजूद होती हैं? लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। ये चैप्टर 12 से भी ताल्लुक रखता है, चैप्टर 14 से भी ये सवाल ताल्लुक रखता है। द एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज प्रपोज्ड बाय। एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोवाइड की थी वो हर्ट्ज नाम के साइंसदान ने प्रोवाइड की थी। ये भी अच्छे से याद रखना है। मैक्सवेल शोड दैट लाइट वेव्स आर। मैक्सवेल ने क्या साबित किया था कि लाइट वेव जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब असल सवाल जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। असल सवाल जो है वो एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, हम इसकी बात करते हैं। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म। जो 3 परपेंडिकुलर लाइन होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 4 का जो है वो क्या है? ए। Number 5, the position of an object in space can be localized using a। कि स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो हम लोकलाइज करते हैं वो कैसे कर सकते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। देखिए मोटी छोटी छोटी बातें हैं, लेक्चर अटेंड किया है तो ये बहुत आसान है। फिर इसी तरीके से नंबर 6, द प्रेजेंट डे व्यू अबाउट मोशन इज दैट ऑल मोशन आर। रिसेंट हमारा व्यू क्या है? तमाम मोशन क्या होती है? एक दूसरे के रिलेटिव। ए। नंबर 7, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अर्थ। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं? किसकी डेफिनेशन है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया होगा उसको आसानी से समझ में आ रहा होगा। एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं? ए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, बोथ इनर्शियल एंड नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसी तरीके से नंबर 9, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल्ड। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब कहते हैं? ए में कहा जा रहा है मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। हैज जीरो एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है। इज एट रेस्ट, तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। ये भी बात लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नंबर 10, द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड इन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किसमें वैलिड है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वैलिड है। बी इज द करेक्ट आंसर। 11, The frame of reference in which Newton's law of motion do not hold is। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अनएक्सेलरेटेड आप कह सकते हैं कि इनर्शियल भी इसमें आ सकती है। एक्सेलरेटेड एंड अनएक्सेलरेटेड नहीं भाई, अनएक्सेलरेटेड में तो एप्लीकेबल है, तो एक्सेलरेटेड में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है 11। इसी तरीके से इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इज अज्यूम। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो टाइम को जो माना गया है वो क्या है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी माना गया है, जबकि आइंस्टाइन ने बाद में उसको रिलेटिव कहा था। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो टाइम एब्सोल्यूट है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से इन 1905 आइंस्टाइन ने क्या प्रपोज की थी? क्वांटम थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। करेक्ट आंसर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर 14, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्ट दैट एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स मास। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बता रहा है कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार बढ़ती जाएगी उसका मास भी क्या होता जाएगा? इट्स मास इंक्रीजेस। 14 का करेक्ट आंसर है सी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो मास स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव मूव कर रहा होता है उसका फॉर्मूला क्या है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पास फॉर्मूला है। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट l एज व्यूड बाय एन ऑब्जेक्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद वेलोसिटी v relative to the object is
गिवन बाय लेंथ का हमें फॉर्मूला बताना है, तो L बराबर है L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। लेक्चर में आपने अटेंड किया होगा, फॉर्मूला हमें सिंपल बताना था। 17 द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्ट दैट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज व्यूड मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें क्या बताता है? द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर बाय एन ऑब्जर्वर इन मूविंग करते वक्त जो होती है वो लेंथ क्या हो जाती है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन थी ना, लेंथ कम हो जाएगी, ए डिक्रीजेस। मास बढ़ जाता है, लेंथ कम हो जाती है, तो 17 का आंसर है ए। नंबर 18 अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अ मूविंग क्लॉक। हमें कहा जा रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक एक ऐसी घड़ी है जो हरकत कर रही है, तो उसमें क्या होता है? टाइम डायलेशन होता है, और टाइम डायलेशन जब भी होगा तो घड़ी क्या हो जाएगी? स्लो होगी। तो लेक्चर में इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो उम्मीद है आप वो लेक्चर अटेंड करेंगे। जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको हमने सेंड किए हुए हैं, तो उन्होंने जो अटेंड किया होगा उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। बी रन स्लो, उसमें यह भी बताया था कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा तो टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, घड़ी रुक जाएगी। वो कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर किया था। नंबर 19 अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इफ एन ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इट्स मास। हमें कहा जा रहा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी का इजाफा होता है, मतलब उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, तो उसके मास पर क्या फर्क पड़ेगा? उसका मास भी बढ़ जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 20 व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इट्स इनर्शिया बिकम। जब स्पीड ऑफ किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है, उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है, और मास अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा कैमरे का फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। नंबर 21 which of the following moves with the speed of light। इनमें से कौन सी चीज है जिसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है? फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ईथर। फोटोन इज द करेक्ट आंसर। फोटोन लाइट के पार्टिकल को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द स्पीड ऑफ लाइट इज। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट को क्या माना है? अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। नंबर 23 द मास एनर्जी इक्वेशन ड्यू टू। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है मास एनर्जी इक्वेशन वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? E बराबर है mc स्क्वायर। ओके यही है E नहीं, एक मिनट, E बराबर है mc स्क्वायर, m के ऊपर स्क्वायर नहीं है, c स्क्वायर। तो C इज द करेक्ट आंसर। ये भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। 24 द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी वाज कंप्लीटली एक्सप्लेन बाय। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अगर एक्सप्लेन करना है तो हम किसके जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये बात हमसे पूछी जा रही है, तो उसका करेक्ट आंसर है मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल मानते हुए एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नंबर 25 द डिस्क्रीट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिस्क्रीट यानी पार्टिकल नेचर किसने डिस्कवर किया था? मैक्स प्लांक्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए। 26 की अगर हम बात करते हैं when light of suitable frequency fall on a metal surface electron are emitted this phenomena is called। जब suitable frequency वाली लाइट मेटल की सरफेस पर जो है स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होती है, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका डिटेल लेक्चर उम्मीद है आपने अटेंड कर चुके हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट आर कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, लाइट जब इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। 28 इन photoelectric effect the number of electrons ejected per second is proportional to। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो पूरे फीचर्स एक एक चीज एक्सप्लेन की हैं, जिन्होंने अटेंड किए हैं वो बगैर ऑप्शन के भी बता रहे होंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, E बराबर होता है h न्यू। न्यू किसको शो करता है? फ्रीक्वेंसी, तो hf। न्यू की जगह जो है ना एफ लिखा हुआ था, E बराबर है hf। 30 फॉर ईच मटेरियल द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली अ सर्टेन डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन कॉल्ड। हर मटेरियल की एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होती है, उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर 31 लाइट विद अ लोअर फ्रीक्वेंसी देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे? जवाब है नहीं, नो इलेक्ट्रॉन्स। ये भी लेक्चर में डिस्कस हुआ है। 32 व्हेन रेडिएशन लाइट फॉल ऑन अ मेटल सरफेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटोन डिपेंड ऑन। हमें कहा जा रहा है जब लाइट जो है वो मेटल की सरफेस पर फॉल करती है तो काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन की होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। 54 द frequency dependence of the kinetic energy of the emitted electron cannot be explained by। हमें कहा जा रहा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑन काइनेटिक यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना किसके जरिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो इसका करेक्ट आंसर है ए। वेव थ्योरी फेल हो गई थी, नाकाम हो गई थी एक्सप्लेन करने में।
इसी तरीके से 34 की अगर हम बात करते हैं, 34, when a beam of photon strike on a metallic surface, each photon imparts all its energy to, हमें कहा जा रहा है जब फोटोन मेटल की सरफेस से टकराता है तो फोटोन अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देता है, तो जवाब है सी, इलेक्ट्रॉन को। नंबर 35, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस इट इम्पार्ट्स टू द इलेक्ट्रॉन इट्स, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक जब फोटोन जो होता है वो मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करता है वो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देता है, ऑल एनर्जी, हाफ एनर्जी, लिटिल एनर्जी, ऑल एनर्जी, पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है वो अपनी पूरी एनर्जी दे देता है। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जो है ना पार्ट ऑफ एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी देता है। ये पूछा जाता है वो कौन सा फिनोमिना है जिसमें फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और अपनी पूरी एनर्जी दे देगा, तो जवाब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो कौन सा फिनोमिना है जिसमें फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और अपनी कुछ एनर्जी देगा, तो वो कौन सा है, कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिगिंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, आफ्टर सम टाइम विद अ लिटिल डिले, इंस्टेड फौरन होता है ना, फोटो जैसे ही टकराता है फौरन बाहर आता है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से फ्री करवाने के लिए, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो मेटेलिक सरफेस, उसे क्या कहते हैं, ये वर्क फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। 37 का करेक्ट आंसर है सी। 38, इफ FO रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन देन द वर्क फंक्शन इज, वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, फाई बराबर है HFO, ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल किया। द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन आर, वर्क फंक्शन की यूनिट क्या है भाई, वर्क फंक्शन यानी वर्क की जो यूनिट है वही जूल, वैसे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको किया जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नहीं है तो जूल इज द करेक्ट आंसर। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज, हमें कहा जा रहा है कि एनर्जी की बात है तो आपने क्या करना है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई, E बराबर है किसके, h न्यू के, इसमें आप वैल्यू पुट करो और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो B इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 41 की अगर हम बात करते हैं, 41, the amount of energy release from the conversion of 10 किलोग्राम mass into energy, हमें कहा जा रहा है अगर 10 किलोग्राम का जो मास है ना, 10 किलोग्राम का जो मास है अगर उसे हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इसमें आपने मुझे कमेंट में आंसर देना है। कुछ सवाल आप पे भी छोड़ते हैं। E बराबर है mc², इसमें स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखना है, यहाँ 10 किलो रखना भाई, यहाँ 3 एक्सपोनेंट 8 आपने रखा और यहाँ जो है वो 10 किलो रखा, तो ये 9 हो गया, 9 एक्सपोनेंट 16 हो गया और 10 इसमें आ गया, 9 एक्सपोनेंट 17 आंसर आएगा, 9 एक्सपोनेंट 17 जूल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, 9 एक्सपोनेंट 17 जूल। फिर नंबर 42 में कहा जा रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हमें कहा जा रहा है अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी, इंक्रीजेस। देखो ये सारी लेक्चर की बातें, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, करंट जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वो सारे लेक्चर देखकर आप देखोगे ना तो मुझे दुआएं दोगे इंशाल्लाह। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, नंबर पे नहीं। ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रीक्वेंसी पे। आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन, आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो थ्योरी एक्सप्लेन की थी किस बेस पे की थी, वेव थ्योरी, पार्टिकल प्रॉपर्टी, वेव एज वेल पार्टिकल नहीं, पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी की मदद से जो है वो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन ऑन पार्टिकल नेचर of electromagnetic radiation, इनमें से which of the following is explained on particle nature of electromagnetic radiation, तो पार्टिकल नेचर को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस। याद रहे ये तीनों जो है ना, पोलराइजेशन, एक मिनट थोड़ा कैमरा में फोकस कर लूं, ओके हाँ, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तीनों वेव नेचर को शो कर रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 46, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, सी, जूल सेकेंड।
देखो ये सारी बातें डिस्कस हुई हुई है, लेकिन बेसिक द डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे क्या कहते हैं? फोटोसेल। 49 अ फोटोसेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ फोटोसेल कंसिस्ट ऑफ कैथोड ओनली, एनोड ओनली, कैथोड एनोड। कैथोड और एनोड दोनों होती है क्योंकि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेल फोटो इमिसिव सेल इज इंक्रीज द करंट इन द, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। 52 द फिनोमिना इन विच एक्स-रे फोटोन इज स्कैटर्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन एंड द स्कैटर्ड फोटोन हैज अ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी देन द इंसिडेंट फोटोन इज कॉल्ड। ओके, वो फिनोमिना जिसमें एक्सरे का फोटोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसे कहते हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट। तो कॉम्पटन्स इफेक्ट का आपने लेक्चर देखा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। 53 व्हेन अ हायर एनर्जी फोटोन स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन एज कंपेयर्ड टू द इंसिडेंट फोटोन। स्कैटर्ड होने वाला जो फोटोन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, डिक्रीजेस। When an X-ray photon collide with an electron at rest, it is scattered. The change in wavelength of the photon depends on. हमें कहा जा रहा है कि एक्सरे का जो फोटोन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जो कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था और वो स्कैटर्ड हो जाता है। जो वेवलेंथ में तब्दीली आती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो सी इज द करेक्ट आंसर, स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। बाकी इस फॉर्मूले में सारी चीजें कांस्टेंट है। देखो ये फॉर्मूला भी आ गया। When an X-ray photon is scattered, when an X-ray photon is scattered from an electron, the change in wavelength of the photon is given by, change in wavelength जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो कॉम्पटन्स इफेक्ट का फॉर्मूला, ओके, डेल्टा लैम्डा बराबर है h m नॉट c 1 माइनस cos थीटा। डी इज द करेक्ट आंसर। द कॉम्पटन्स वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, कॉम्पटन्स वेवलेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? देखो बाकी तो एंगल है, इन पे डिपेंड करती है, h m नॉट c। ए इज द करेक्ट आंसर। 57 द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इन कॉम्पटन्स इफेक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन द स्कैटरिंग एंगल इज। अब देखो भाई चेंज इन वेवलेंथ जो है ना कौन से एंगल पे मैक्सिमम है? फॉर्मूला ये h m नॉट c 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ हमारे पास एंगल है 0, 45, 90 और 180। मैं यहाँ रखता हूँ ओके, तो यहाँ मैं रख देता हूँ एंगल 90। तो cos 90 जो हमारे पास है, गौर से सुनिएगा, cos 90 अगर हम बात करने जा रहे हैं तो cos 90 बराबर है 0 के, तो 1 जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर मैक्सिमम आएगा। लेकिन अगर आ जाए cos 180 तो cos 180 जो होता है ना वो -1 के बराबर होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +2 हो गया, और 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम। तो cos 180 -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर मैक्सिमम आएगा। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास 180, और अगर 180 ऑप्शन में ना हो तो आप 90 लगा सकते हो। 180 अगर ऑप्शन में ना हो तो आंसर आप लगा सकते हो सी, लेकिन बेस्ट आंसर जो है वो 180 है। 58 द फिनोमिना ऑफ कॉम्पटन्स इफेक्ट, the phenomena of Compton's effect established that the electromagnetic light wave form, Compton effect क्या शो कर रहा है? लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है, बी इज द करेक्ट आंसर। 59 in Compton's scattering the wavelength of the scattered photon is, कॉम्पटन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो जो स्कैटर्ड होने वाला जो फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन, सी इज द करेक्ट आंसर। 60 इन कॉम्पटन्स अफेक्ट, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा जो है वो ब्लर हो रहा है, ओके। इन कॉम्पटन्स अफेक्ट अ फोटोन ऑन स्ट्राइकिंग विद एन इलेक्ट्रॉन लूजेस, कॉम्पटन्स अफेक्ट में क्या होता है? पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी, अपनी कुछ एनर्जी जो है वो क्या करता है? लॉस करता है, जबकि अगर हम बात करें कि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट में पूरी जो है वो लॉस कर देता है। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप E = mc² में पुट करके ये कर सकते हैं। द चार्ज ऑन अ पॉजिट्रॉन, द चार्ज ऑन अ पॉजिट्रॉन इज, पॉजिट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एक मिनट, अ पॉजिट्रॉन, ओके, पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा इसका मास और इसका चार्ज दोनों किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 64 द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड, पेयर प्रोडक्शन को और क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। उम्मीद है पेयर प्रोडक्शन का आपने पूरा लेक्चर देखा होगा। 65 द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन टू प्रोड्यूस 2 फोटोन, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं? 2 फोटोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एनहिलेशन ऑफ मैटर। तो ये दोनों आपने एक साथ ही लेक्चर में अटेंड किए होंगे। इन प्रोसेस ऑफ एनहिलेशन ऑफ मैटर द 2 फोटोन प्रोड्यूस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं ना भाई, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं टू कंजर्व
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस लॉ को वो फॉलो करते हैं? तो करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वो क्या करते हैं? ओबे करते हैं। तो इज द करेक्ट आंसर। 67 की अगर हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना लाइट बिहेव एज अ वेव, इनमें से कौन सा है जिसमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑल ऑफ देम, तीनों में वेव नेचर है। वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल वाज प्रपोज्ड बाय, वेव नेचर, किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर को प्रपोज किसने किया था? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने कहा था कि, डी ब्रोगली का पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको मालूम होगा। 69, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, डी ब्रोगली का फॉर्मूला बताना है। तो लैम्डा बराबर है hmv, ये डी ब्रोगली का फॉर्मूला है। नंबर 70, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो उसका फॉर्मूला में बताना है। तो mv की जगह यहां p लिख दिया, फॉर्मूला सेम है, a इज द करेक्ट आंसर। 71, द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल वेरीज विद, कौन सा रिलेशन है भाई? लैम्डा और इसके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल डिक्रीजेस, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, ये डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, 72 में बी। 73, द वेवलेंथ ऑफ अ हैवी पार्टिकल एज कंपेयर टू अ लाइट पार्टिकल मूविंग विद सेम स्पीड, मास और वेवलेंथ के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो हैवी पार्टिकल की वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम होगी। तो सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो हैवी पार्टिकल की वेवलेंथ जो होगी वो स्मॉल होगी और स्मॉल पार्टिकल की वेवलेंथ लार्ज होगी। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है बी, स्मॉल। 74, डेविसन इन जर्मन, डेविसन और जर्मन नाम के, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस कर लेते हैं, ओके। डेविसन इन जर्मन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई, किसको वेरीफाई किया था? डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 75, if delta x is the uncertainty in the position measurement of an electron, then the uncertainty in the momentum measurement, uncertainty principle बताना है तो वो होता है ना डेल्टा x डेल्टा p बराबर होता है h के, तो डेल्टा x यहाँ मल्टीप्लाई होता है वहां चला गया, तो ये फॉर्मूला सी इज द करेक्ट आंसर। आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप पहचान जाएंगे। नंबर 76, अ पॉजिट्रॉन इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस के अंदर पॉजिट्रॉन जो होता है वो क्रिएट होता है? तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन इज द फिनोमिना इन विच, पेयर प्रोडक्शन जो है वो एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, पेयर प्रोडक्शन जो है ना उसमें क्या होता है कि, एक मिनट, हाँ, एनर्जी जो होती है ना, फोटोन टकराता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं, तो एनर्जी जो होती है वो मैटर में कन्वर्ट होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी दो एमसीक्यू यहां हमारे पास रह गए 78 और 79। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम स्मॉलर इफ, डी ब्रोगली की वेवलेंथ जो होगी वो स्मॉल, छोटी हो जाएगी कब? मास ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल, मास ऑफ पार्टिकल इज लार्ज, इनवर्स रिलेशन है ना, मास ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी, सी इज द करेक्ट आंसर। 79, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली विथ परफेक्ट एक्यूरेसी, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये बात नामुमकिन है कि एक ही वक्त में एक मूविंग पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन साइमल्टेनियसली मालूम की जाए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, हेज़ेन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहां जाकर हमने चैप्टर 17 के तमाम बेसिक एमसीक्यू को जो है वो स्पीड से गो थ्रू किया है, तो जिन्होंने लेक्चर देखे होंगे उन तमाम को बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी। तो यहां जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।